हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। टीचर की ड्यूटीज होती है, स्टूडेंट की ड्यूटी होती है कि उसके बातों को करने की चीजें कैप्चर करे। चलिए समझिएगा, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न बनेगा कि समवर्ती सूची का कंसेप्ट किस देश के संविधान से लिया? क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न बनेगा प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रश्न बनेगा केंद्र राज्य के संबंध कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जो एक टॉपिक आप देख रहे हैं इसको आगे पढ़ना है। समवर्ती सूची क्या समझिएगा, हम आपको 3 से 4 दिन बाद पढ़ाएंगे एक टॉपिक, यानी अगले टॉपिक ही पढ़ाएंगे 102 दिन बाद, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। यानी एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, समझिएगा। यानी एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अनुसूचिया से एग्जाम में कहीं बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुसूचिया को इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं और अनुसूचिया को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया अनुसूचिया होती क्या है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे कि विद्वानों का मानना है कि अनुसूचिया के अंदर जो भी बातें दी गई हैं और राष्ट्रीय महत्व की बातें इंक्लूड किया गया। जैसे आप देखेंगे मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, लास्ट में प्रेजेंट टाइम कुल 12 अनुसूचियां हैं। यानी हमारा संविधान बन के जब लागू हुआ था उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। संविधान बनने के बाद लास्ट में 4 जुड़ी, प्रेजेंट टाइम कुल 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूची के अंदर आप पढ़ेंगे अनुसूची 7। अनुसूची 7 के अंदर आप पढ़ेंगे जिसमें सूचियों को उल्लेख किया गया है। यानी अनुसूची 7 पढ़ेंगे जिसमें सूचियों को उल्लेख किया गया, जिसमें इसके बारे में कहा गया है। और भारतीय संविधान में लिखित प्रकार की सूचियां हैं, जैसे अगर बात करें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी भारतीय संविधान में सूचियों को उल्लेख किया गया, जिसमें अनुसूची 7 में उल्लेख किया गया सूचियों को उल्लेख, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। संघ सूची क्या है? तो संघ सूची वह सूची होता है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। यानी जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी संसद को है, तो ऐसे सूची को हम संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची क्या है? तो राज्य सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट को है, तो ऐसे सूची को हम राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। यानी समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों को है, तो ऐसे सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची का आप देखेंगे कंसेप्ट जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपसे कोई पूछे कि समवर्ती सूची है क्या, बताओगे जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। और कोई पूछे समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो प्रश्न बनेगा कि समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया गया? कहां से बताओगे? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, देखो एक प्रस्तावना है और एक प्रस्तावना की भाषा है, आप समझिएगा। एक प्रस्तावना और एक प्रस्तावना की भाषा है। आप देखिए जो प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम आपको 5 से 6 दिन बाद पढ़ाएंगे प्रस्तावना। और प्रस्तावना एक ऐसे टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है डियर। और प्रस्तावना बेसिक टू हाई लेवल हम लोग पढ़ेंगे ताकि कोई भी एग्जाम आप देंगे तो प्रस्तावना से बेहतर तरीके से प्रश्न को डील करें। एक प्रस्तावना और एक प्रस्तावना की भाषा है। प्रस्तावना कहता है कि संविधान का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है। यानी प्रस्तावना कहता है कि संविधान का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है। सारी बातें प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है, ऐसी कोई बात नहीं जो प्रस्तावना के अंदर न दी गई है। और प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से। प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म के पास स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाली तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च 16 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत नाम करते हैं। 13 भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना। तो प्रस्तावना ही कहता है कि संविधान का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है, सारी बातें प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है। ऐसी कोई बात नहीं जो प्रस्तावना के अंदर न दी गई। और प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से।
लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा का मतलब प्रस्तावना का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए, ढांचा कैसा होना चाहिए, जो उसका कंसेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो पूछा जाता है, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको प्रस्तावना पढ़ाएंगे ए टू जेड, उसके बारे में बेसिक चीजें हम आपको बताएंगे। प्रश्न बनेगा प्रस्तावना कहां से लिया गया है, अमेरिका से। प्रस्तावना भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रश्न बनेगा कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, केंद्र राज्य की संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। केंद्र राज्य के संबंध का मतलब क्या है, आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान का भाग 11, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक आप पढ़ेंगे, केंद्र राज्य के बीच संबंध पढ़ेंगे, यानी केंद्र और राज्य के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, आप उसी के बारे में भाग 11 के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम केंद्र और राज्य के बीच संबंध कहते हैं। और केंद्र और राज्य के बीच संबंध का जो कंसेप्ट है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है, केंद्र राज्य के बीच संबंध का कंसेप्ट कहां से लिया गया, कहां से बताओगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का कंसेप्ट किस देश के संविधान से लिया, क्या बताओगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। देखो कैसे याद करोगे, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ग्राफ बनने लगता है, आप देखें क्रिकेट मैच का। और क्रिकेट मैच आप देखते भी होंगे, है कि नहीं। इस बार आप देखेंगे 2020 विश्व वर्ल्ड कप में अगर कोई विजेता रहा, भारत रहा है, और वो विजेता साउथ अफ्रीका रहा, और साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम थी जो पहली बार फाइनल पहुंची और भारत से हार गई। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हम लोग के अंदर तुरंत दिमाग में रैंकिंग बनने लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए, इस बार भी 23 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती, जो भारत को हरा के। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 बार चैंपियन बन चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में हमारे ऑटोमेटिक ग्राफ बनने लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती है। तो ऑस्ट्रेलिया, जब कई क्रिकेट एक साथ वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, तो जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि आईसीसी, आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी सूची में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी सूची में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है, यानी आईसीसी सूची नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कंट्री जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है। यानी सूची से हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी सूची से क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है वो किस देश के संविधान से लिया, क्या बताओगे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यानी कहने का सेंस है कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है, और सूची में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है, और सूची से हो जाएगा समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो प्रश्न बनेगा कि समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया गया, तो कहां से बताओगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चलो बताओ, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, प्रस्तावना कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, केंद्र राज्य के बीच संबंध कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, प्रस्तावना, सॉरी, प्रश्न बनेगा नागरिकता किस देश से लिया गया है, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, प्रश्नकाल कहां से लिया गया है, शून्यकाल कहां से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस से। चलो इसको नोट कर लो, ठीक। आईसीसी सूची में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है, सूची समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ा जाए हम लोग, ठीक। इसके बाद पढ़ा जाए दक्षिण अफ्रीका के संविधान। कंट्री, दक्षिण अफ्रीका के संविधान। आप देखेंगे, मैंने आपको जब संविधान के प्रकार पढ़ा रहा था, आप याद करो, मैंने बताया था कि संशोधन के आधार पर संविधान के 2 प्रकार हैं। संशोधन के आधार पर संविधान के 2 प्रकार हैं, आप याद करो, मैंने आपको बताया था, एक कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। और एक लचीला संविधान। यानी संशोधन के आधार पर संविधान के 2 प्रकार हैं, एक कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। संशोधन का मतलब होता है कि संविधान को बेहतर बनाने के लिए, अपने और अच्छा बनाने के लिए कुछ कंटेंट को जोड़ा जाए, घटाया जाए, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। संशोधन के आधार पर संविधान के 2 प्रकार हैं, कठोर संविधान और एक लचीला संविधान।
मैंने बताया था आपको कि विश्व का मात्र एक ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कैसा है, कठोर है। और मैंने बताया था विश्व का मात्र एक ऐसा देश ब्रिटेन जिस देश का संविधान कैसा संविधान है, लचीला संविधान। इसके बाद बताया था कि भारत का जो संविधान है कठोर और लचीला कैसा है, दोनों। यानी जो भारत का संविधान है कठोर और लचीला दोनों है। यानी कठोर संविधान का मतलब बताया था कि कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया के द्वारा न की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। और विश्व का मात्र एक ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कठोर संविधान है। अमेरिका का संविधान कठोर इसलिए क्योंकि अमेरिका में अब तक कुल मात्र 27 संशोधन हुए हैं, इसलिए कहा जाता है विश्व का मात्र एक ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कठोर है। लचीला संविधान बताता है कि लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया द्वारा की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, लचीला संविधान। और विश्व का मात्र कैसा देश ब्रिटेन जिस देश का संविधान कैसा है, लचीला संविधान। लेकिन भारत का जो संविधान है कठोर लचीला दोनों है। ऐसा इसलिए कि आगे आप पढ़ोगे भारत का संविधान कठोर लचीला इसलिए क्योंकि हमारे संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। और संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। यानी हमारे संविधान के भाग 20 का मतलब क्या है, हमने बताया था कि जब मूल संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, जो प्रेजेंट टाइम 25 भाग है। 25 भाग में संविधान का 20वां चैप्टर आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और संविधान संशोधन का कंसेप्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से पारित की जाती है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष प्लस 50% राजकीय सम्मति। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर लचीला दोनों है। तो आपसे कोई पूछे कि विश्व का मात्र कौन सा देश है जिस देश का संविधान कठोर, क्या बताओगे, अमेरिका। विश्व का मात्र कौन सा देश है जिस देश का संविधान लचीला संविधान है, ब्रिटेन। और कोई पूछे भारत का संविधान कठोर लचीला, क्या बताओगे, दोनों। और कोई पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन को उल्लेख किया गया है, 20 में, और कौन सा आर्टिकल है, 368, और किस देश से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। देखो कैसे याद करोगे, हिंदी में स्कूल के वो 20 है कि नहीं। देखो 20 में 100 आ रहा है, संशोधन में 100 आ रहा है, संविधान में 100 आ रहा है और साउथ में 100 आ रहा है। जब एक शब्द की कई बार आवृत्ति हो जाती है तो उसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, है कि नहीं। पढ़े होगे बचपन में, यहाँ हिंदी आप पढ़ोगे, जैसे चारू चंद की चलचल खिले खेल रही जलथल में। देखो इसमें 100 आ रहा है, इसमें 100 आ रहा है, इसमें 100 आ रहा है और साउथ में 100 आ रहा है। तो इस लॉजिक से याद करिएगा कि भाग 20 में संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368 में उल्लेख किया गया है। और साउथ अफ्रीका का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। यानी संविधान संशोधन कंसेप्ट कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो प्रश्न बनेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का कंसेप्ट किस देश के संविधान से, क्या बताओगे, साउथ अफ्रीका से। क्लियर हुआ, बोलो भैया। चलो बताओ, भाग मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। अच्छा, समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कंसेप्ट कहां से लिया गया है। अच्छा, नागरिकता किस देश से लिया गया है, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, प्रश्नकाल कहां से लिया गया है, शून्यकाल कहां से लिया गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस से। चलो नेक्स्ट, 7वां देश। चलिए, आधे घंटे और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आज। कल नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आज ही स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, कनाडा के संविधान। चलिए लिखिएगा, कनाडा के संविधान से लिखिएगा। संघीय व्यवस्था। आर्टिकल 153। चलिए ठीक है।
चलिए नोट कर लिया आप लोग। चलिए समझिएगा, कनाडा के संविधान से 3 चीज ली गई हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न बनेगा संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से। और राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। और अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया है? कनाडा से। देखिए, हम आपको जब राज्यपाल का पद बता चुके हैं, आप याद करिए, जब अमेरिका का संविधान पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति आपको पढ़ना है। वैसे आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यानी आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया, जो आपको आगे पढ़ना है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। इसके बाद बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल 75 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद मैंने बताया था कि आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री भी आपको आगे पढ़ना है। तो बस आप इतना जानते रहिएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। इसके बाद अवशिष्ट शक्ति, समझिएगा अवशिष्ट शक्ति है क्या? अवशिष्ट शक्ति किसे कहते हैं? बहुत पूछा जाता है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति का कंसेप्ट जो लिया गया वो कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्ति का मतलब है क्या, डियर? समझेगा, हमने आपको अभी जस्ट बताया कि आप एक टॉपिक पढ़ोगे अनुसूचियां, यानी एक हफ्ते बाद। तो अनुसूचियां हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, लास्ट में 4 जोड़ेगी, जो प्रेजेंट टाइम कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में आप पढ़ोगे अनुसूची 7 संविधान के। और अनुसूची 7 में आप पढ़ोगे सूचियों को लेकर गया, जैसे लिस्ट के बारे में उल्लेख किया गया। और भारतीय संविधान लिखित प्रकार की आप देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची, सूची। और समवर्ती सूची के बाद एक और सूची है जिसका नाम है अवशिष्ट शक्ति, यानी अवशिष्ट सूची नाम है। यानी हमारे संविधान के अनुसूची 7 में सूचियों को उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान लिखित प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति। अभी बताया कि संघ सूची है क्या? तो संघ सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? संघ सूची। राज्य सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? राज्य सूची। और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का कंसेप्ट किस देश के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी मैंने बताया था कि समवर्ती सूची का कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। इसके बाद अवशिष्ट शक्ति है क्या? समझिएगा, तो अवशिष्ट वह सूची होती है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों विषयों में उल्लेख किया गया हो। न संघ में उल्लेख किया गया हो, न राज्य में उल्लेख किया गया हो, न समवर्ती सूची में उल्लेख किया गया हो, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्ति आप देखेंगे संविधान के आर्टिकल 248 में उल्लेख किया गया है। और अवशिष्ट शक्ति का जो कंसेप्ट है वो कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्ति पे भी नियम कानून बनाने का अधिकार यानी केंद्र सरकार यानी संसद को है। तो अवशिष्ट शक्ति वह सूची होती है डियर जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों विषयों में उल्लेख किया गया हो, तो ऐसे सूची को हम अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्ति का जो कंसेप्ट है कनाडा से लिया गया है। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्ति को उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट शक्ति पे भी नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो आपसे कोई पूछे कि अवशिष्ट शक्ति का कंसेप्ट किस देश से लिया गया है? कनाडा से। और किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 248। अवशिष्ट शक्ति पे नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। तो प्रश्न बनेगा कि अवशिष्ट शक्ति का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था, को फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था भी का कंसेप्ट कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था है क्या? तो संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया जाए। केंद्र अपने नियम पे कानून बनाए, राज्य अपने नियम पे कानून बनाए, तो ऐसे व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है अवशिष्ट शक्ति का कंसेप्ट किस देश के संविधान से, क्या बताओगे? कनाडा के संविधान से लिया गया। तो प्रश्न बनेगा कि संघीय व्यवस्था का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया है? कनाडा से। आप देखेंगे कन की अवशिष्ट शक्ति में एक और है, कन की राष्ट्रपति शासन भी। इसको मैं छोड़ दिया था, भूल गया, ध्यान नहीं आता। राष्ट्रपति शासन भी है। अवशिष्ट शक्ति के बाद आप देखेंगे एक है राष्ट्रपति शासन, जो संविधान के आर्टिकल 356 में उल्लेख किया गया। यानी कहने का सेंस है कि अवशिष्ट कनाडा के संविधान से 3 चीज ली गई हैं: संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति और राष्ट्रपति शासन।
और राष्ट्रपति शासन का कंसेप्ट भी कनाडा से लिया गया। समझिएगा राष्ट्रपति शासन है क्या, समझिए राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है क्या है, ये आपको पढ़ेंगे। हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, भारत का राष्ट्रपति। आप राष्ट्रपति पढ़ोगे तो राष्ट्रपति के दो प्रकार की शक्तियां पढ़ाएंगे हम आपको। एक शांतिकालीन शक्तियां पढ़ोगे और एक दूसरा अशांतिकालीन शक्तियां पढ़ोगे। यानी राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां पढ़ना है। राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां में एक शांतिकालीन शक्तियां पढ़ोगे और दूसरा कौन सा पढ़ोगे, अशांतिकालीन शक्तियां। आज भारत का राष्ट्रपति केवल शांतिकालीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और शांतिकालीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि अशांतिकालीन शक्तियां में 3 आर्टिकल आते हैं, 352, 356 और 360। 352 में आप देखोगे बीती आपात, 352 में आप देखोगे राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया। 352 में आप देखोगे राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय आपात का जो कंसेप्ट है वो किस देश से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। 356 आर्टिकल में आप देखोगे राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया और राष्ट्रपति शासन का जो कंसेप्ट है वो कनाडा के संविधान से लिया गया। और आर्टिकल 360 में आप देखोगे बीती आपात का उल्लेख किया गया और बीती आपात का कंसेप्ट कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। इसका मतलब समझिएगा, कहने का सेंस क्या है, यानी हम आपको एक कहने के राष्ट्रपति जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां पढ़ाएंगे, एक शांतिकालीन शक्तियां और दूसरा अशांतिकालीन शक्तियां। आज भारत का राष्ट्रपति शांतिकालीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, न कि अशांतिकालीन शक्तियां के अंतर्गत। अशांतिकालीन शक्तियां के अंतर्गत 352, 356 और 360 आर्टिकल आते हैं। 352 आर्टिकल में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया और राष्ट्रीय आपात का जो कंसेप्ट है वो जर्मनी से लिया गया है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया और राष्ट्रपति शासन का कंसेप्ट कनाडा से लिया गया। आर्टिकल 360 में बीती आपात को उल्लेख, बीती आपात अमेरिका से लिया गया। ये सब चीजें आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। हम आपको जब अमेरिका के संविधान पढ़ा रहे थे तो बताया था अमेरिका के संविधान से कि आर्टिकल 360 में बीती आपात का उल्लेख किया गया और बीती आपात का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। बीती आपात का मतलब बताया, बीती का मतलब बताया पैसा, आपात का मतलब संकट। जो देश में पैसे की संकट होती है उसी को बीती आपात कहते हैं। यानी बीती आपात का मतलब बता दें, बीती का मतलब पैसा, आपात संकट, जो देश में पैसे की संकट होती है उसी को हम बीती आपात कहते हैं। अगर बीती आपात की डिफिनेशन की बात करें, जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए या मंदी छा जाए तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 352 के तहत संपूर्ण कंट्री में या किसी भी राज्य में बीती आपात घोषित कर सकता है। अभी तक बीती आपात एक भी बार लागू किया नहीं गया। तो आपसे कोई पूछे कि किस आर्टिकल में बीती आपात को उल्लेख किया गया, 360, और बीती आपात का कंसेप्ट कहां से लिया गया, अमेरिका से। भारत में कितनी बार बीती आपात लागू हुआ है, एक भी बार नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात। देखो जर्मनी के संविधान से एक ही चीज लिया गया, अभी हम आपको लिखवा देंगे जर्मनी के संविधान, यहां समझा दे रहे हैं, वहां डायरेक्ट लिखवाना रहेगा। जर्मनी के संविधान से एक ही चीज लिया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय मतलब होता है केंद्र, आपात का मतलब संकट। जो केंद्र की घड़ी संकट होती है उसी को राष्ट्रीय आपात कहते हैं। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है, जब कोई देश हमारे पे आक्रमण कर दे या किसी देश से युद्ध हो जाए। यानी चाइना हमारे पे आक्रमण कर दे या चाइना से हमारे युद्ध है, या पाकिस्तान आक्रमण कर दे या पाकिस्तान से युद्ध हो जाए। तो राष्ट्रीय आपात का मतलब जब कोई देश हमारे पे आक्रमण कर दे या किसी देश से युद्ध हो जाए तो संविधान के आर्टिकल 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण कंट्री में किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपात घोषित करने का मतलब है जो देश में संकट घड़ी आई है कैसे उसको दूर करे, उसी को कहने के राष्ट्रीय आपात के नाम से जानते हैं। आप देखिए राष्ट्रीय आपात जब घोषित होता है देश में तो हमारे मौलिक अधिकार के जो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो स्वतः निलंबित हो जाती हैं और आर्टिकल 20 और 21 हमारा कहने के आप देखेंगे बना रहता है डियर। तो राष्ट्रीय आपात का मतलब ये होता है जब कोई देश हमारे पे आक्रमण कर दे या किसी देश से युद्ध हो जाए, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत संपूर्ण कंट्री में या किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। और राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। अभी तक आपको आगे हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे राष्ट्रीय आपात अब तक पहला 1961 में लगा था जब भारत और चाइना की युद्ध हुआ था, दूसरा 1971 में लगा था जब भारत चाइना बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपात लगा था, और तीसरा लगा था 1975 में अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। खैर ये सब आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना जानना है आपको कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय आपात जर्मनी से लिया गया। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा, 1961, 1971, आप सॉरी 1962, 1971, 1975। तो प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, जर्मनी से। राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, 352। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है, 3 बार। पहला कब लगा था, 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975। इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन।
राष्ट्रपति शासन का कंसेप्ट भी कनाडा से लिया गया। राष्ट्रपति शासन मतलब राज्यों का शासन होता है, इसको कहने की राज्यों में लगाया जाता है, उसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जब किसी भी स्टेट का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वहां की जनता विद्रोह कर दे, वहां की जनता कहने की आप देखेंगे सरकार के खिलाफ अपोजिट हो जाए, तो वहां की जनता को कंट्रोल करने के लिए वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे आदित्यनाथ योगी हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यहाँ की जनता आवाज उठाने लगे, संविधान का कोई नियम कानून फॉलो ना करे, या यहाँ के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी हैं तानाशाही हो जाए, तो यहाँ की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय शासन लागू होगा। राष्ट्रीय शासन जब लागू होता है तो कहने की आप देखेंगे उस राज्य को केंद्र अपने नियम कानून को संचालित करती है, उसी को राष्ट्रीय शासन कहते हैं। और सबसे पहले हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था पंजाब में 1951 के तहत, और 10 बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे कम दिन तक राष्ट्रपति शासन 7 दिन कर्नाटक में लगा है। तो राष्ट्रपति शासन मतलब होता है राज्यों का शासन, जब किसी भी स्टेट का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वहां का राष्ट्रपति कहने के आप देखें उस राज्य को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय शासन लागू करता है। और राष्ट्रीय शासन आर्टिकल 356 में उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रीय शासन कनाडा से लिया गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय शासन पंजाब में लगा था, संख्या के आधार पर 10 बार उत्तर प्रदेश में लगा है, और केरल में 9 बार, सबसे कम दिन तक कहने के आप देखें 7 दिन तक कर्नाटक में लगा है। तो आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आपात किस देश से लिया गया है, जर्मनी से। राष्ट्रीय शासन कहां से लिया गया है, कनाडा से। और बीती आपात कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है, 3 बार। पहला कब हुआ था, 1962, दूसरा 1971, और तीसरा 1975। इतनी बात समझ में आई। चलो बताओ मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, प्रस्तावना कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और नागरिकता किस देश से लिया गया है, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, प्रश्नकाल कहां से लिया गया है, शून्यकाल कहां से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। अच्छा कोई पूछे राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है, औषधि शक्ति कहां से लिया गया है, राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति शासन कहां से लिया गया है, बीती आपात कहां से लिया गया है। अब तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है, पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, और तीसरी बार कब लगा, 1975। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, अगला कंट्री, 9वां कंट्री लिखिएगा, बस 5 मिनट और समय है। चलिए लिखिएगा जर्मनी का संविधान, 5 मिनट और लगेगा, टॉपिक खत्म हो जाए, कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, जर्मनी का संविधान। 8वां है कंट्री, 7 ही हुआ है। कौन कौन सा बच रहा है जी, जापान बचा और जर्मनी बचा ना। अच्छा फ्रांस भी बचा, सॉरी, हाँ फ्रांस बचा। चलिए कोई बात नहीं, 8वां लिखिएगा जर्मनी का संविधान, फ्रांस भी बचा है, लिखिएगा जर्मनी का संविधान, लिखिएगा जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपात। हमको लगा फ्रांस का संविधान हो गया, राष्ट्रीय आपात। अब छोटे छोटे कंट्री है, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जो बड़े थे मूल्य उसको खत्म कर दिए, जहां इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं। बस एक ही चीज लिएगा, राष्ट्रीय आपात। चलो नोट कर लिया आप लोग, समझो। अभी बताया मैंने आपको राष्ट्रीय आपात का मतलब क्या होता है, आगे पढ़ना भी है। राष्ट्रीय मतलब केंद्र होता है, आपात मत संकट, जो केंद्र की घड़ी की संकट होती है उसी को राष्ट्रीय आपात कहते हैं। राष्ट्रीय आपात का मतलब जब कोई देश हमारे पे आक्रमण कर दे या किसी देश से युद्ध हो जाए, तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 352 के तहत संपूर्ण कंट्री में या किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। आप राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट जर्मनी से लिया गया और आर्टिकल 352 में उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा है। पहला आप देखेंगे राष्ट्रीय आपात लगा तो 1962 में, और दूसरा लगा तो 1971 में, और तीसरा लगा तो 1975 में। तो आगे पढ़ाएंगे, बस आप इतना जानते रहिएगा। राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, जर्मनी से, और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार। पहला कब लगा, 1962, दूसरा 1971, और तीसरा 1975। तो प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है, पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, और तीसरी बार कब लगा, 1975। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट लिखिएगा, अगला कंट्री लिखिएगा, 9वां कंट्री लिखिएगा, लिखिएगा
जापान का संविधान। इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने पूछ दिया था। जापान के संविधान से लेके कानून के द्वारा, कानून के द्वारा स्थापित, लिखे गए जापान के संविधान से कानून के द्वारा स्थापित शब्द होलिया एवं प्रक्रिया। हाँ, एक ही चीज लिया गया, कानून के द्वारा स्थापित शब्दावलियां एवं प्रक्रिया। हाँ, शब्दावलियां एवं प्रक्रिया। हाँ, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होता है इंग्लिश में, शब्दावली मतलब वर्ड पावर। हाँ, एक ही में है। अब यहां तक लिखेंगे तो यहां तक आता, उसी के नीचे है। पूरा पढ़ भी रहे हैं सेंटेंस, कानून के द्वारा स्थापित शब्दावली प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया। चलिए, नोट कर लिया आप लोग, कंप्लीट हो गया। चलो अब समझो इसका मतलब है क्या। जैसे अगर हम बात करें, आप देखेंगे प्रतिष्ठा का मतलब सम्मान होता है, सम्मान का मतलब प्रतिष्ठा। चाहे आप प्रतिष्ठा कहें चाहे सम्मान कहें, दोनों का सेंस एक ही है कि नहीं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं कहते हैं आप हमारे प्रतिष्ठा के खिलाफ जा रहे हैं, यानी आप सम्मान के खिलाफ हमारे जा रहे हैं। तो चाहे आप प्रतिष्ठा कहें चाहे सम्मान कहें, दोनों का सेंस एक ही है। वैसे आप देखेंगे प्राण या उद्देश्य स्वतंत्रता, चाहे प्राण या उद्देश्य स्वतंत्रता कहें चाहे कानून के द्वारा स्थापित शब्द या परिक्रिया कहें, दोनों का सेंस एक ही है। भाई जब दोनों एक ही चीज है तो दोनों तो ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा। तो 100 में 199% कंडीशन में ये ऑप्शन ना देकर यही ऑप्शन दिया रहता है। यानी कानून के द्वारा शब्दावली प्रक्रिया कहें या प्राण या उद्देश्य स्वतंत्रता कहें, दोनों का सेंस एक ही है। इसका शाब्दिक सेंस क्या होता है, मतलब समझिएगा, प्राण में स्वतः आत्मा, और प्राण में आप पढ़ोगे हिंदी में तो प्राण एक शब्द बहुवचन है, प्राण में स्वतः आत्मा। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राण में स्वतः जीवन जीने का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार का मतलब होता है प्राण या उद्देश्य स्वतंत्रता। तो प्राण में स्वतः आत्मा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राण में स्वतः जीवन जीने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार, इज्जत के साथ जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार। देह मतलब शरीर, देह मतलब शरीर से हमारे प्रकार के जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रताएं यानी कि आर्टिकल 21 के तहत नियुक्त है। और आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो आर्टिकल 21 में ही कहा गया है प्राण या उद्देश्य स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। और प्राण या उद्देश्य स्वतंत्रता यानी कानून के द्वारा स्थापित शब्द प्रक्रिया जो का कंसेप्ट है वो किस देश के संविधान से लिया गया, क्या बताओगे, जापान के संविधान से लिया गया। तो चाहे आप कानून के द्वारा स्थापित शब्द प्रक्रिया कहें चाहे प्राण या उद्देश्य स्वतंत्रता कहें, दोनों का सेंस एक ही है। और पूछा जाता है सबसे ज्यादा ये कि कानून के द्वारा स्थापित शब्द प्रक्रिया कंसेप्ट कहां से लिया गया, तो कहां से बताओगे, जापान के संविधान से लिया गया। प्रश्न आएगा, कल आओगे। चलो लास्ट कंट्री लिखना, फ्रांस का संविधान। चलो लास्ट कंट्री लिखिएगा, फ्रांस का संविधान 10वां, 10वां लिखिएगा, लास्ट कंट्री फ्रांस का लिखिएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है डियर, ठीक। हाँ, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। और कल आज विदेशी स्रोत कंप्लीट हो गया और ईमानदारी तरीके से पूरा विधिवत तरीके से पढ़ाया मैंने, और इसको सब लोग याद करके आएंगे कल। और लोग जो लोग की पहली क्लास है वो परेशान ना हो, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कल से एकदम नया टॉपिक रहेगा अनुसूचिया, वहां से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और बाकी जो छोटे टॉपिक वो टॉपिक आपको कंप्लीट कराई जाएगी।
लेकिन जो लोग रेगुलर क्लास पढ़े हैं वो लोग को याद होना चाहिए। कल मैं आऊंगा 5 मिनट सबसे पहले पूछूंगा तो किस देश से क्या लिया गया है, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं पूछूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं घर पे, है कि नहीं। जब क्लास में पूछ रहे हैं तो आप लोग सोच रहे हैं बताएं कि ना बताएं, है कि नहीं। हाँ या ना बोलने में भी आप लोग शर्मा रहे हैं। तो खड़ा करा के एक एक लोग से पूछेंगे, तब चीजें आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे। चलो नोट कर लिया आप लोग। चलो अब समझो, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो कंसेप्ट है वो फ्रांस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो नया शब्द है वो कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। यानी प्रस्तावना जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। वही प्रस्तावना में आप देखेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म के पास स्वतंत्रता। और प्रस्तावना एक पढ़ोगे, प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द एक बार आया है। बंधुत्व का मतलब भाईचारा होता है। तो वही प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो कंसेप्ट है वो फ्रांस से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना में जो नया शब्द है वो रूस से लिया गया है। और प्रस्तावना आप जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो रूस से लिया गया है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, फ्रांस से। और प्रस्तावना में न्याय शब्द कहां से लिया गया है, रूस से। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का कंसेप्ट फ्रांस से लिया गया है। और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। इसका शाब्दिक सेंस क्या होता है समझो। पहले गणराज्य का मतलब समझो, गणराज्य का मतलब होता क्या है। अगर गणराज्य की इंग्लिश देखा जाए तो रिपब्लिक होती है। गणराज्य का मतलब होता है गण में स्वतः जनता, गण में स्वतः जनता, राज में स्वतः राज, जिसे हम जनता का राज कहते हैं। और गणराज्य शब्द आप देखोगे केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। यानी गणराज्य जो शब्द है ये केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। गण में स्वतः जनता, राज में स्वराज। अगर गणराज्य के डिफिनेशन की बात करें तो जिस देश का मुखिया, संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेनापति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुना जाता है तो उसी को हम गणराज्य कहते हैं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, आगे आप संविधान सभा पढ़ाएंगे तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और कहा गया भारत का राष्ट्रपति, संविधान अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेनापति निर्वाचित होगा। और भारत के पहले निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हमारे संविधान को पूर्णतः लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। उस दिन रिपब्लिक सेंटेंस का यूज किया गया। कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, वंशागुणत नहीं होगा, इसलिए गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। अमेरिका भी गणराज्य है और अमेरिका के अंतर्गत भी आप देखेंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि आप देखेंगे इसलिए अमेरिका को गणराज्य कहा जाता है। तो गणराज्य का मतलब ये होता है गण में जनता, राज में स्वराज। और गणराज्य शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। और गणराज्य की डिफिनेशन कहती है कि जिस देश का मुखिया, संविधानाध्यक्ष, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुना जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक का मतलब डेमोक्रेसी होता है। अगर लोकतंत्र की अगर इंग्लिश देखा जाए तो डेमोक्रेसी होता है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का अगर शाब्दिक संजय है, लोक में सोचा है जनता, तंत्र में सोता लोग, जिसे हम जनता के लोग कहते हैं। यानी भारत एक लोकतंत्र कंट्री है। लोकतंत्र कंट्री क्यों है, क्योंकि इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2004 से लेके 2014 तक उन्होंने 10 साल तक भारत माता की सेवा की रहे, क्योंकि भारतीय जनता ने सपोर्ट किया तभी ये 10 साल प्रधानमंत्री बने रहे। और जैसे सपोर्ट करना बंद कर दिया, हमारे नए प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उन्होंने 14 का लोकसभा का चुनाव जीता, उन्होंने 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, आप देखेंगे, और 2024 का लोकसभा का चुनाव जीता। जनता ने सपोर्ट किया तभी 14 के चुनाव जीते, 19 का चुनाव जीते और 24 के चुनाव जीते। और जनता अगर सपोर्ट करना बंद कर देगी तो हमारे कोई नए प्रधानमंत्री हमारे कहने के चुने जा सकते हैं, क्योंकि गांव का प्रधान भी चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, मुख्यमंत्री भी चुना जाता है जनता के द्वारा, यहां तक प्रधानमंत्री भी चुना जाता है जनता के द्वारा, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र कंट्री है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा निर्वाचित, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। और यही पूछा जाता है कि लोकतंत्रात्मक का कंसेप्ट किस देश के संविधान से क्या बताओगे, फ्रांस से लिया गया। देखो कैसे याद करोगे, गणराज्य में एक शब्द आ रहा है गण, गण से हम लोग ले लेते हैं गणित। जब गणित की क्वेश्चन हाई लेवल लगाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फ्रांस मतलब फंस जाते हैं, है कि नहीं। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। तो विदेशी स्रोत आपका समाप्त हुआ। और जो नए बच्चे वो परेशान ना हो, कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे अनुसूचियां, और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इसको आप लोग याद करके आएंगे, कल मैं पूछूंगा। तो उम्मीद करते 10 दिन से आप लोग याद कर ले आएंगे। याद कर ले जाओगे ना आप लोग। चलो बताओ, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया,
प्रस्तावना कहां से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। अच्छा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? अच्छा, कोई पूछे नागरिकता किस देश से लिया गया? एकल नागरिकता कहां से लिया गया? प्रश्न काल कहां से लिया गया? शून्य काल कहां से लिया गया? अच्छा, कोई पूछे मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट कहां से लिया गया? अच्छा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का कंसेप्ट कहां से लिया गया? अच्छा, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व कहां से लिया गया? और प्रस्तावना में न्याय शब्द कहां से लिया गया? रूस से। नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर क्लास चलेगी, आज की क्लास यहीं तक भी, ठीक। कल हम लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे, इसको याद करके आइएगा।